नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। कोरोना काल है और इस काल में अगर सफर करते हैं तो सतर्क रहना जरूरी है। सतर्कता खत्म तो सुरक्षा भी खत्म। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो परेशान करने लायक हैं। आप खुद देखिए। अनलॉक 1 में शर्तों के साथ छूट दी गई है ताकि जिंदगी पटरी पर सही तरीके से उतर सके। सार्वजनिक परिवहनों को भी इसके लिए इजाजत दी गई है। बसें चलने लगी है और लोग यात्रा भी करने लगे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर लोग नियम को खुलेआम तोड़ रहे हैं। पटना से जो तस्वीरें आई है वो चौंकाने वाली है। हालात ये है कि सरकारी निर्देशों का पालन नहीं कर सवारियों को बसों में भर भर कर बिठाया जा रहा है। आलम यह है कि सवारी बसों के छतों पर भी बैठे हुए दिख रहे हैं। अभी आप देखिए, एक तस्वीर आपको सबसे पहले हम दिखाएं। ये पटना बाईपास का इलाका है जहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक बस है और इसमें किस तरह से जो पैसेंजर्स है उनको बिठाया गया है। गाइडलाइन जो दी गई है परिवहन विभाग की तरफ से कि कोई किसी भी बस में एक सीट पर एक लोग को बिठाया जाएगा। और तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर सीट तो छोड़ दीजिए, बस के ऊपर भी आदमी यहाँ पर जो पैसेंजर्स हैं वो बैठे हुए हैं। हालांकि पटना के अलावे अन्य जगह ऐसी स्थिति नहीं दिखी। पूर्णिया बस स्टैंड पर बसों की साफ सफाई तो हो रही है, लेकिन यात्रियों की संख्या काफी कम है, जो बस मालिकों की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस महामारी से लोगों में भय पैदा हुई है, जिसके कारण अभी वो खुल के बाहर नहीं आ रहे हैं। साथ ही सरकार की जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वह भी अभी अच्छे ढंग से कार्य में है नहीं। नवादा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा बहाल कर दी गई है। 2 महीने के लंबे अंतराल के बाद बस सेवा शुरू होने से यात्री खुश दिखे, वहीं व्यवस्था भी संतुष्ट करने जैसा दिखा। इस तरह से तो बहुत अच्छा है, ऐसा ही रहना चाहिए। जब तक कोरोना का इन्फेक्शन है 1-2 साल वर्षों तक, तब तक हम लोगों को इसी तरह से जाना चाहिए, आना चाहिए। मेरा हाथ टूट गया था और लॉकडाउन की वजह से हम इलाज नहीं करा पा रहे थे। गाड़ी की परमिशन नहीं मिल पा रही थी, जाने में प्रॉब्लम था। अब गाड़ी चलने से हम डॉक्टर के पास इलाज के लिए जा पा रहे हैं। ज़रूरी काम के लिए लोग निकल ही रहे हैं और अगर सरकार इस चीज़ को, परिवहन विभाग को ये निर्देश दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग लोगों को ये रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको सफ़र करनी चाहिए। सर समस्या तो अभी ऐसे कुछ अभी पता नहीं चल रहा, चलना पड़ रहा है। अब चलेंगे तब पता चलेगा। अभी इतना पैसेंजर में गाड़ी का डीजल भी नहीं आ पाएगा, तो दिन भर चलने के बाद पता चलेगा कि और कितना नुकसान होगा या इसमें बचेगा। सोशल डिस्टेंसिंग और नियम पालन कोरोना से बचने का जीवन का मंत्र है। जरूरी है इसे पालन कर जरूरी यात्रा करें ताकि वायरस पर विजय पाने में थोड़ी मदद मिल सके। न्यूज 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल, पूर्णिया से राजेंद्र पाठक के साथ पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। और अब इस खबर को समझने की बात यह है कि यात्रा जरूरी है, लेकिन आफत में खुद को डालकर नहीं। आफत में पड़ेंगे, मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। यात्रा करें, छत पर यात्रा करना कहीं से भी समझदारी नहीं है। जिस तरह से बस की छतों पर लोग यात्रा कर रहे हैं, भीड़ से बचेंगे तभी वायरस से बच सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना होगा, जहन में रखना होगा, तभी कोरोना से बचाव हो सकता है। आपका दूरी बनाकर सुरक्षा के साथ यात्रा करें। इसीलिए बार बार हम इस तरह की रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं और लगातार आपसे अपील कर रहे हैं। बदल रहा है बिहार, बह रही विकास की बयार, और यही रहना है, अब कहीं जाना नहीं है। अब खुद भागने की जरूरत नहीं है, अब यही रहना है। वादे पर शुरू हुआ काम, निवेशकों के लिए बढ़ता आयाम, अब बिहार में खुलेंगे रोजगार के द्वार। श्रमिकों को नहीं छोड़ना पड़ेगा घर बार। नहीं सर, नून रोटी खाएंगे, बिहार में रहेंगे।
बढ़ेगा निवेश, बदलेगा बिहार। बिल्कुल, बढ़ेगा निवेश, बदलेगा प्रदेश। बिहार में निवेशकों को लुभाने के लिए नीतीश सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। हम आपको बता दें, बिहार में 13 और नए औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया गया है, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी शिगुफा बता रहा है। कोरोना संकट को अवसर में बदलने की पहल नीतीश सरकार ने तेज कर दी है। उद्योग जगत को बिहार में उद्योग लगाने के लिए सबसे बड़ी समस्या जमीन को लेकर होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए उद्योग विभाग ने बिहार में 13 और नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की है। एक नजर डालते हैं 13 नए औद्योगिक क्षेत्रों पर। बिहार में 13 नए औद्योगिक क्षेत्र। नवादा का वारसलीगंज 73.58 एकड़ जमीन, गया का गुंडाडू 27 एकड़ जमीन, बिहटा फार्म लैंड और बक्सर नवानगर फार्म लैंड 780 एकड़ जमीन, पूर्वी चंपारण का सुगौली फार्म लैंड 55 एकड़ जमीन, मुजफ्फरपुर का मोतीपुर फार्म लैंड 897 एकड़ जमीन, गोपालगंज का हथुआ डिस्टिलरी 105 एकड़ जमीन, वैशाली का गोरौल 54 एकड़ जमीन, सिवान और न्यू सिवान का 61 एकड़ जमीन, मधुबनी का लोहट और सकरी फार्म लैंड 250 एकड़ जमीन, पूर्णिया बनमनखी 118 एकड़ जमीन। उद्योग विभाग ने एक बड़ी पहल करते हुए बंद पड़े शुगर इंडस्ट्री के लगभग 2400 एकड़ जमीन को अधिग्रहण किया है। वजह साफ है, उद्योग विभाग इसी 2400 एकड़ जमीन के मद्देनजर उद्योगपतियों को ये भरोसा दिलाने में जुटा है कि बिहार में अगर वो निवेश करने आते हैं तो उन्हें जमीन का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ की राशि का ऐलान किया है। उसमें सबसे बड़ी राशि MSME उद्योग के लिए है। बिहार जैसे राज्य में MSME उद्योग की काफी संभावना है। इसी को देखते हुए उद्योग विभाग ने निवेशकों को होने वाली जमीन की समस्या को दूर करने का फैसला किया है। देखिए, एक जमीन भी समस्या रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से और हम लोगों ने 2484 एकड़ जमीन जो शुगर फैक्ट्री के थे 13 जगहों पर, उसको हम लोगों को हस्तांतरित किया गया। बिहार में अब तक 52 औद्योगिक क्षेत्र थे। 13 और नए औद्योगिक क्षेत्र के बन जाने से कुल औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या 65 हो गई है। लेकिन पहले से जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनमें से कईयों में अभी भी जमीन की समस्या है। बिहटा औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियां जमीन की किल्लत के कारण कंपनी का विस्तार नहीं कर पा रही हैं। उद्योग जगत सरकार के फैसले का स्वागत कर रही है, साथ ही इस ओर भी ध्यान देने की बात कह रही है। वहीं विरोधी दल इसे मात्र एक चुनावी शिगुफा बता रहे हैं। ये अच्छी पहल है कि नया इंडस्ट्रियल एरिया सरकार ने कुछ चीनी मिलों के ज़मीनों को लेके ट्रांसफ़र करके बिहेड़ा को बनाया है, कि अच्छी पहल है। पर ये पहल जो है एक क्राइसिस में लिया गया हुआ पहल है। आज 15 साल से बिहार में कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया को नहीं बनाया गया। अगर ये 15 सालों में ये कार्यक्रम छोटे छोटे स्तर पर होता तो आज यहाँ औद्योगिकरण हो जाता। लेकिन जब पहली बार नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने इस एजेंडे को बड़ी प्रमुखता से रखा था कि हम बिहार से पलायन रोकेंगे, बिहार में हम उद्योग को बढ़ावा देंगे। 15 वर्षों में तो आप कुछ कर नहीं पाए, और अब जब आप देख रहे हैं कि हमारे जो प्रवासी लोग थे उनका लोड बिहार पर बढ़ने जा रहा है और चुनाव सर पर है बिहार का 3 महीनों के अंदर, तो आप सोच रहे हैं कि एक शिगुफा देते हैं हम। कोरोना संकट में बिहार में करीब 20 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस लौट चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन मजदूरों को काम दिलाने की है। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार कई बड़े फैसले ले रही है। चुनाव सिर पर है, ऐसे में विरोधियों के आरोप में भी दम है। काश ये फैसले पहले ले लिए गए होते तो आज बिहार की स्थिति कुछ और होती। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लोगों को रोजगार मिल सके इसकी कोशिश की जा रही है। और इन सब के बीच, कोरोना संकट के बीच वापस बिहार लौटे मजदूरों को पंजाब और हरियाणा से बुलावा आ रहा है। फैक्ट्री संचालक मजदूरों को फोन कर आने की अपील कर रहे हैं। हालांकि मजदूरों का कहना है कि बिहार सरकार यहीं पर रोजगार का इंतजाम करे, ये दोबारा काम के लिए दूसरे राज्य नहीं जाना चाहते। मिलेगा रोजगार तो बाहर जाने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यहाँ खाने के लिए तो है ही कि कुछ है ही नहीं, और इसलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। वहाँ रोजगार में अच्छा मिलता है पैसा कौड़ी, तो उसमें हम लोग सोचते हैं कि बाहर में ही रहें।
पर यहाँ मिलेगा रोजगार तो हम लोग बाहर जाना नहीं चाह रहे। ये बेला फैक्ट्री चालू कराया जाए और लेबर को यहाँ पर ही मजदूरी दिया जाए। बाहर नहीं, बाहर जो है वो मेरे यहाँ का जो है वो यहाँ आए और यहीं पे रहे और यहाँ का जो भी फैक्ट्री है, कारखाना है वो चले, जो हमको यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। और बाहर जाएंगे, बाहर से कॉल आ रहा है तो बाहर वाले खुद अब यहाँ से जाने के बाद वहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो पाता है, न रहने का ठिकाना रहता है न खाने का ठिकाना रहता है। उससे अच्छा है कि अपने यहाँ बिहार में ही उसका व्यवस्था किया जाए। और खबर को समझने की बात यह है कि संकट काल में बाहर से लौटे प्रवासी जानते हैं हालात क्या हैं और यही वजह कि कोरोना काल में मुश्किल हालात में वो बाहर से लौटे हैं और फिर से बाहर जाकर फंसना नहीं चाहते हैं। जो स्थिति बाहर हुई है वो अच्छी तरह से उस स्थिति से वाकिफ हैं। जीवन के लिए काम जरूरी है, लेकिन जाहिर है जान ज्यादा जरूरी है। जान पर बनाई राज्य के बाहर थे। राज्य में रोजगार की व्यवस्था होगी अब मददगार, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इधर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार के किए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर सरकार की नजर है, अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिया जा रहा है। तो अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क का वितरण सरकार की तरफ से किया जा रहा था और सोप का, तो आज निर्णय लिया गया है कि शहरी क्षेत्रों में भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं, रिक्शा चालक हैं, ठेला वेंडर हैं, इस तरह के जो भी लोग हैं उनको भी मास्क का वितरण शहरी क्षेत्र में भी किया जाए। दूसरा कि जो राशन कार्ड विहीन परिवार हैं उनके लिए लगातार ये कहा जा रहा है और विभाग को भी निर्देश दिया जा रहा है कि उन्हें शीघ्र से शीघ्र राशन कार्ड दिया जाए। और अब बात कर लेते हैं अमित शाह की रैली की। जहां बिहार में अमित शाह की रैली की तारीख बदल दी गई है। अब 7 जून को अमित शाह रैली करेंगे। ये रैली वर्चुअल माध्यम से होगी, जिसमें 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि पहले इसकी तारीख 9 जून रखी गई थी, लेकिन अब इसकी तारीख को बदला गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने खुद इसकी जानकारी दी है। तो कोरोना काल में बीजेपी वर्चुअल रैली कर रही है। बीजेपी की वर्चुअल रैली के बदले आरजेडी गरीब अधिकार दिवस मनाएगा। इस मामले पर एनडीए और आरजेडी के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। तेजस्वी यादव के पास कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी की और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कॉन्सेप्ट की चोरी कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आया कि लल बबुआ को इतना क्यों वैल्यू दे रहे हैं। बच्चा लोग थाली उंगली न बजाएगा और क्या करेगा और किसको जागृत करेंगे। थाली बजवाना है तो होटवार जेल के बाहर में जाके बजाएं जरा अपने पिताजी के लिए। वो भूखे लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हमारा पेट भूखा है, परिवार भूखा है, हमें रोटी चाहिए। तुमने 3 महीने से हमें रोटी नहीं दिया, हम भूखे हैं। और यह संदेश देना चाहते हैं लोग 9 तारीख को। इसलिए उनका पहले ये कथन कि उनके कार्यक्रम का नकल है, उनके कार्यक्रम का चोरी है, तो ये कार्यक्रम पहले भी चले हैं। और अब जरा इस खबर को समझिए। आखिर आरजेडी क्यों विरोध कर रहा है? विरोध में क्यों है सरकार के? चुनावी साल में दरअसल सियासत साधने की कोशिश कर रहा है। अधिकार दिवस के बहाने मुद्दे की तलाश में है आरजेडी। मुद्दा नहीं मिल रहा। दरअसल एनडीए सरकार पर बड़ा हमला इसी का बड़ा कारण है। जिस तरीके से तेजस्वी कर रहे हैं, हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार वार कर दबाव बनाने का एक मकसद तेजस्वी का है और चुनाव के दौरान इससे फायदे की उम्मीद भी उन्हें पूरी तरह से नजर आ रही है। चलिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने आज सभी जिलों के डीएम एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि वोटर लिस्ट, वोटर आई कार्ड और ईवीएम की स्थिति की जानकारी जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। पहली बार लॉकडाउन के बाद बैठक हुई है, क्या क्या देखिए, हम लोग का बहुत सारे पहलुओं पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स से और डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर्स के साथ बातचीत हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से,
तो हम लोग का यही है कि जैसे हम लोग को विशेष पुनरीक्षण चलाना है, ईवीएम और वीवीपैट को हम लोग को 3 राज्य से प्राप्त कराना है, उसके बाद फर्स्ट लेवल चेकिंग कराना है, हम लोग को इलेक्शन का पूर्व तैयारियां सभी करना है। जो इलेक्शन का 6 महीना पहले का पीरियड को इलेक्शन पीरियड माना जाता है, हम लोग ऑलरेडी इलेक्शन पीरियड में एंटर कर चुके हैं। तो उसमें जो भारत निर्वाचन आयोग ने एक इलेक्शन प्लानर बनाया है, उसमें जो जो इवेंट्स है, एक्टिविटीज है, वो सब हम लोग को उस टाइम लाइन के मुताबिक करना पड़ेगा। यदि इलेक्शन भारत निर्वाचन आयोग निर्णय लेता है कि आप लोगों को विशेष पुनरीक्षण कराना है तो हम लोग कराएंगे। और अब बात है गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस मामले की। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस को लेकर विपक्ष मोर्चा खोले हुए है। विधायक की गिरफ्तारी को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए गए, लेकिन बयानों के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे, जो सत्ताधारी दल का, नीतीश जी का जो चहेता जो विधायक है, उसके खिलाफ कई साक्ष्य हैं। कब तक गिरफ्तार होगा पप्पू पांडे? आखिर मुख्यमंत्री जी कौन सा शुभ मुहूर्त देख रहे हैं कि विधायक जो है पप्पू पांडे, जो आदतन अपराधी है, उसके 3 महीने का कॉल रिकॉर्ड निकाला जाए? ये साक्ष्य को जुटा रहे हैं, साक्ष्य को मिटा रहे हैं। एक के बाद एक आरोपों की झड़ी लगाते तेजस्वी ने सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मामले में फिसड्डी करार दे दिया। नीतीश राज में अपराध का पुलिंदा लेकर तेजस्वी पूछते रहे कि गोपालगंज मर्डर का आरोपी विधायक गिरफ्तार कब होगा। पूछते रहे कि पुलिस तंत्र की साठगांठ तो नहीं है। यहां राक्षस राज आ गया है और यहां सुशासन के लोग जो है संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, तो अपराधियों को बचाने वाला भी अपराधी। इसलिए आप देखिएगा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इतने मामले हैं, इसमें तो एसटीएफ ने साफ साफ कह दिया, नाम है। शूटर आते हैं, उनके AK-47 रहते हैं, उनके पास पैसे दिए जाते हैं, ये सारा मामला है। तो क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? कब तक गिरफ्तारी होगी? सवालों की लंबी लिस्ट एक तरफ और जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का जवाब एक तरफ। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर मामले में प्रतिक्रिया समय, काल और परिस्थिति के शब्दकोश में फंस गई। हालांकि तेजस्वी के अस्तित्व पर ही उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। जो तेजस्वी यादव और जो आरजेडी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो राजनीति नहीं है। राजनीति करने के दिन 3-4 महीने के बाद आएंगे, और पिछले 4 साल से भी उन्हें 1000 मौके उपलब्ध थे जब वो राजनीति कर सकते थे। गोपालगंज मामले पर विधायक की गिरफ्तारी पर अड़े विपक्ष के सवालों का जवाब कभी कविता तो कभी लालू राज में अपराध के ग्राफ के लाल निशान को दिखाकर दिया जाता रहा है। लेकिन विधायक कहां हैं, कब गिरफ्तारी होगी, इस पर सन्नाटा पसरा है। दिल्ली से अमितेश, पटना से अमित कुमार, न्यूज़ 18। अगली खबर बगहा के नौरंगिया से है, जहां एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक मदनपुर गांव का रहने वाला है। इसका नाम लाल कुमार बिंद बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि युवक का पान मसाला लेने के दौरान दुकान पर विवाद हुआ था। इसी विवाद में कुछ लोग इसे लाठी डंडे और लात घूंसे से पीटने लगे। फिलहाल घायल युवक का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल बगहा में चल रहा है। ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में युवक की पिटाई किस तरह से की जा रही है। पान मसाला को लेकर विवाद हुआ था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।